हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इस कंपोनेंट्स में हमने एक टॉपिक पहले डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्टेशन, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज हम सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वेयर हाउसिंग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमने कहा कि हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे एरिया ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट हम ट्रांसपोर्टेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज हम सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वेयर हाउसिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वेयर हाउसिंग? देखिए, वेयर हाउसिंग है क्या? वेयर हाउसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक एक्टिविटी है, क्योंकि वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। इसको किस तरीके से जो है एक इंटरनेशनल मार्केटर मैनेज करता है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है उसके बिजनेस पर। देखिए, वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है क्या? वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है कि गुड्स को जो है स्टोर करके रखना है, होल्ड करके रखना है, प्रोडक्शन टाइम से लेकर कंजम्पशन टाइम तक। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्शन टाइम और कंजम्पशन टाइम वो बिल्कुल साथ साथ चले। तो वेयर हाउसिंग जो है वो आज के मॉडर्न बिजनेस में, जो आजकल के जो बिजनेस जो बहुत चेंज हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाता है, हम गुड्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है सेफली और सिस्टमेटिकल रखते हैं। तो यूँ भी कह सकते हैं कि जो वेयर हाउसिंग वो एक एक्टिविटी है, जिसके द्वारा हम जो गुड्स को जो है एक सेफली और वैसे सिस्टमेटिकली एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम रख पाते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो ईयर के डिफरेंट पार्ट में हो सकते हैं। इनकी जो ईयर का प्रोडक्शन टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, और जबकि कंजम्पशन टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो एक समस्या आ जाती है कि जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर करके रखा जाए, सेव करके रखा जाए, जब तक कि उसको कंज्यूम ना किया जाए। तो इसलिए जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का टाइम में डिफरेंस हो जाती है, तो इसलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि गुड्स को तब तक सेफ रखा जाए जब तक कि उसकी डिमांड ना हो, या कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करता है, कंज्यूमर के पास उसकी नीड नहीं है। अब इस गुड्स को सेफली कहाँ रखा जाए? तो जो गुड्स को सेफली जो रखा जाता है वो नेचुरली वेयर हाउसिंग में रखा जाता है, गोडाउंस में रखा जाता है। और ये समस्या केवल फिनिश गुड्स से रिलेटेड ही नहीं आती, बल्कि रॉ मटेरियल से भी रिलेटेड आती है। क्योंकि हो सकता है कि रॉ मटेरियल भी जो है वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल अवेलेबल ना हो, खासकर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल होते हैं। अब वो जो रॉ मटेरियल है वो हो सकता है कि ईयर के केवल 2-3 मंथ्स में ही अवेलेबल हो, लेकिन उसकी जो नीड है, उसकी जो डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर हो। तो ऐसे में समस्या हो जाती है कि उसकी थ्रू आउट द ईयर कैसे डिमांड को मेंटेन किया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाती है वेयर हाउसिंग के द्वारा। क्योंकि वेयर हाउसिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, उस गुड्स को आसानी से प्रॉपरली जो है स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउस में। तो कह सकते हैं कि जो वेयर हाउसिंग है वो क्या करता है, वो गुड्स को स्टोर करता है तब तक जब तक कि उसकी नीड नहीं आती, उसकी डिमांड नहीं आती। तो इस तरीके से वो जो प्रोडक्शन टाइम और कंजम्पशन टाइम का जो गैप है उसको मिनिमाइज़ करता है, उसको कम करता है। तो ये कह सकते हैं कि जो वेयर हाउसिंग है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी, ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है। अब जो वेयर हाउसेज हैं उसमें क्या किया जाता है? देखिए, वेयर हाउसेज में जो गुड्स को है फ्यूचर यूज़ के लिए जो है वहाँ पर स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है। अब वेयर हाउसेज वास्तव में होते क्या है, ये एक स्पेशली बिल्डिंग होती हैं। कुछ ऐसी बिल्डिंग होती हैं जो स्पेशली गुड्स को स्टोर करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया या मैन्युफैक्चर गुड्स हो गया। वहाँ पर उसको तब तक स्टोर करके रखा जाता है जब तक कि उसके ओनर को उस गुड्स की नीड ना हो, या यूँ कहें कि जब तक कंज्यूमर जो है उसके लिए डिमांड क्रिएट ना कहा जाए। तो जनरली वेयर हाउसेज क्या होते हैं, हम जो गुड्स को गोडाउन में रखते हैं उसी को जो है वेयर हाउसिंग कहा जाता है। क्योंकि आम भाषा में जो गोडाउन होता है वही वास्तव में वेयर हाउस होता है। तो ये कह सकते हैं कि वेयर हाउसिंग क्या है? वेयर हाउसिंग एक एक्ट है, एक एक्टिविटी है, जिसके द्वारा गुड्स को जो है तब तक सेफ रखा जाता है जब तक कि कंज्यूमर उसको बाय करने के लिए रेडी नहीं होता, यानी कि वो डिमांड क्रिएट नहीं करता। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो गुड्स है उसको सेफली रखा जाए, सिस्टमेटिकल रखा जाए, ताकि जब उसकी नीड्स हो उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि होता क्या है कि जो प्रोडक्शन जो टाइम है और जो सेल्स का टाइम है वो दोनों सेम हो, ऐसा नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि गुड्स जो है जैसे जैसे प्रोड्यूस हो रहा हो वैसे वैसे उसकी बिक्री भी हो रही हो, क्योंकि बिक्री और प्रोडक्शन का जो टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। इसलिए उस गुड्स को क्या किया जाता है, वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है। और इस तरीके से जो वेयर हाउस है वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब जैसे कुछ एक गुड्स हैं, जिस तरह एक शुगर हो गया, टी हो गया, कॉटन हो गया, फूड ग्रेन यानी कि अनाज हो गया। अब ये कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये स्पेशल कमोडिटी हैं। अब ये जो स्पेशल कमोडिटी हैं, इस टाइप की जो कमोडिटी है वो पूरे साल अवेलेबल नहीं होती, मतलब उनकी जो सप्लाई है वो एक पर्टिकुलर टाइम में होती है, लेकिन उनकी जो डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर रहती है। अब उस डिमांड को किस तरीके से पूरा किया जाए,
तो ऐसा किया जाता है कि जैसे इनकी क्रॉप आती है, जैसे इनकी फसल आती है, इसको हम वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख लेते हैं और जैसे जैसे डिमांड आती है उस सप्लाई को हम धीरे धीरे स्टोर हाउस से रिलीज़ करते जाते हैं। इसी तरीके के कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनका प्रोडक्शन तो पूरे साल होता है, लेकिन जो डिमांड है वो पर्टिकुलर पीरियड में होती है। अब जस्ट लाइक एसी हो गया, अब एसी की डिमांड कब होती है? नेचुरली गर्मियों में होती है, गर्मी के समर सीजन में ज़्यादा होती है। गीज़र हो गया, गीज़र की डिमांड कब होती है? ज़्यादातर विंटर में होती है। फ़ैन और कूलर की डिमांड कब होती है? इनकी गर्मियों में होती है। जबकि हीटर की डिमांड कब होती है? नेचुरली ज़्यादातर विंटर में होती है। लेकिन इन गुड्स को ऐसा नहीं है कि जब इनकी पर्टिकुलर टाइम बिंग में डिमांड होती है तभी इनको हाथ के हाथ प्रोड्यूस किया जाए। इसलिए इन गुड्स को जो है प्रोड्यूस तो पूरे साल किया जाता है और जब तक इनकी नीड नहीं आती, जब तक इनकी डिमांड नहीं आती, तब तक जो है इन गुड्स को स्टोर करके रख लिया जाता है वेयर हाउसेज में, ताकि जब भी इनकी डिमांड क्रिएट हो उसको आसानी से पूरा किया जा सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि वेयर हाउसिंग के भी दो तरीके हैं कि वेयर हाउसिंग जो है वो सेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। अब सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग है वो क्या होता है? देखिए, सेंट्रलाइज में वेयर हाउसेज को क्या किया जाता है, उसको नियर द पोर्ट यानी कि बंदरगाह के नज़दीक बनाया जाता है, जहाँ पर क्या है कि जितने भी जो भी प्रोडक्शन होता है इनकी उसको प्रोडक्शन प्लांट से डायरेक्ट वेयर हाउस में यानी कि जो बंदरगाह के पास है वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है और फिर उस वेयर हाउस से जो है गुड्स को डिफरेंट जो नेशंस में हमारी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग है उसमें जो डिस्पैच का जो पॉइंट है वो सिंगल हो जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस से ही जो है जो डिफरेंट वर्ल्ड के जो डिफरेंट नेशन की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है गुड्स को डिस्पैच किया जाएगा। दूसरी ओर डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग होते हैं। डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग में क्या किया जाता है कि वहाँ पर जो है डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट मार्केट्स में जो है वेयर हाउसेज इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग में क्या किया जाता है कि प्रोडक्शन प्लांट से जो है गुड्स को जो है वर्ल्ड के जो डिफरेंट नेशंस में हमारे जो वेयर हाउसेज फैले हुए हैं वहाँ पर गुड्स को स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग में जो डिस्पैच के पॉइंट्स हैं वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं डिफरेंट नेशंस में वहाँ से जो है गुड्स को डिस्पैच किया जाएगा। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेयर हाउसिंग बेटर है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? देखिए, दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं और दोनों के ही अपने नुकसान हैं। सेंट्रलाइज के अपने फ़ायदे हैं लेकिन उसके साथ उसके अपने कुछ नुकसान हैं। इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज के अपने फ़ायदे हैं लेकिन उसके साथ उसके भी कुछ नुकसान हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग है उसमें फ़ायदा ये है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कम आती है और जो सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है ना कि पूरा का पूरा कंट्रोल रखा जाता है। अब क्यों फिक्स कॉस्ट कम आती है? क्योंकि हमें एक ही वेयर हाउस तैयार करना है बड़ा सा, उसमें इंस्टॉलेशन भी वहीं पे लिमिटेड ही हमें रखना पड़ता है और क्योंकि एक ही वेयर हाउस है तो इसलिए उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है, और इसमें एक और फ़ायदा भी है। एक और फ़ायदा ये भी है कि जो डिफरेंट वेयर हाउसेज में आपको गुड्स मेंटेन करना पड़ता है, मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा वेयर हाउस होते डिसेंट्रलाइज में, तो उस केस में आपको हर एक वेयर हाउस में कुछ ना कुछ सामान रखना पड़ता और उस सामान को रखने में आपका जो पैसा है नेचुरल बात है उस इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाता। तो सेंट्रलाइज वेयर हाउस में केवल एक ही वेयर हाउस होता है, इसलिए डिफरेंट वेयर हाउसेज में गुड्स स्टोर नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि क्योंकि आपका वेयर हाउस जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही लोकेटेड है, अब जो है गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, डिले होगा, तो उससे जो है कस्टमर में डिसैटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। और ख़ासकर अगर मान लीजिए जो हमने गलती से, मान लीजिए जानबूझकर तो नहीं, लेकिन गलती से जो है डिफेक्टिव गुड डिस्पैच कर दिया अपने कस्टमर को, तो उसको रिप्लेस करने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे जो कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि बिजनेस के लिए एक हानिकारक हो सकता है। दूसरी ओर जो डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसेज होते हैं उसमें कई फ़ायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसेज होते हैं वो नियर टू मार्केट होते हैं, इनकी जहाँ पर हमारे जो हमारे कस्टमर हैं उनके बिल्कुल नज़दीक ही जो है वेयर हाउसेज स्टैब्लिश किए जाते हैं डिफरेंट नेशन में। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप गुड्स को बहुत जल्दी से सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और फ़ायदा भी होता है क्योंकि नियर टू द मार्केट है, मतलब जो वेयर हाउसेज हैं वो मार्केट के बिल्कुल नज़दीक हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम आती है मैन्युफैक्चरर के लिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट कम आती है। लेकिन साथ में कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें ये हैं कि डिफरेंट नेशंस में डिफरेंट वेयर हाउस इस्टेब्लिश करने में बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है। इसके अलावा इन डिफरेंट वेयर हाउसेस के अंदर आपको गुड्स भी डिफरेंट टाइप की जो है वैरायटी वो भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो उस इन्वेंट्री में भी जो आपका पैसा है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। फिर इन डिफरेंट वेयर हाउसेस जो डिफरेंट नेशंस में हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उसके लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ आपको मैनेज करने पड़ते हैं, जिससे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं देखिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों के अपने फ़ायदे हैं
और कहीं ना कहीं दोनों के अपने नुकसान हैं। तो ये बिजनेसमैन को देखना होता है कि उसके लिए कौन सा जो है ज़्यादा सूटेबल है, ताकि वो उसके हिसाब से डिसाइड कर सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है नेसेसिटी ऑफ वेयर हाउसिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, कि वेयर हाउसिंग की हमें ज़रूरत ही क्यों है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अलग से भी आ सकता है, तो इसलिए इसको बड़े डीपली अंडरस्टैंड करिएगा। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेक बल्क ऑपरेशन। देखिए ब्रेक बल्क ऑपरेशन क्या है। ब्रेक बल्क ऑपरेशन में जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को जो है बल्क में, बल्क का मतलब होता है बहुत भारी मात्रा में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक साथ जो है ट्रांसफ़र कर देता है फॉरेन मार्केट्स में, और फिर वहाँ पर जो है फॉरेन मार्केट में जो गुड्स को जो है स्टोर करके रखा जाता है वेयर हाउसेज में, ताकि वहाँ पर जब जो वहाँ के कस्टमर हैं वो जब स्मॉल साइज़ के ऑर्डर देंगे, यानी कि छोटे आकार के ऑर्डर देंगे, तो उसको मैच किया जा सके। ऐसा इस मेथड का यूज़ तो तभी किया जाता है जब आपके जो फॉरेन मार्केट्स में जो आपके कस्टमर हैं उनके जो ऑर्डर का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और वो एक तरीके से आपके लिए अनइकोनॉमिकल है, मतलब यानी कि उनको सप्लाई करना आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? अब देखिए, अब जब शिपिंग कंपनी है वो नेचुरली बात है आपसे मिनिमम फ्रेट तो चार्ज करेगी, चाहे आप कितना ही स्मॉल साइज़ का ऑर्डर भेज रहे हो, वो शिप का जो है बहुत ही कम स्पेस घेर रही हो, लेकिन जो शिपिंग कंपनी है वो तो अपना मिनिमम चार्ज करेगी, और उससे क्या है कि जो आपकी जो फ्रेट की जो कॉस्ट है पर यूनिट वो बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट की यूनिट बढ़ेगी तो नेचुरली बात है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो आप प्राइस को भी हाई चार्ज करोगे, तो वो प्राइस भी ज़्यादा चार्ज होगी। तो नेचुरली बात है हर एक जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो शिपिंग कॉस्ट को सेव करने के लिए क्या करता है कि बल्क में, यानी कि बड़ी भारी मात्रा में एक साथ गुड्स को जो है अपने फॉरेन मार्केट्स में शिप कर देता है वहाँ पर, और फिर उनको जो है स्टोर करके रखता है अपने फॉरेन मार्केट के वेयर हाउसेस में, और फिर जैसे जैसे डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो गुड्स को वहाँ पर रीपैक करता है स्मॉल साइज़ के स्मॉल साइज़ के ऑर्डर में, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सके। यानी कि ब्रेक बल्क ऑपरेशन का मतलब है कि बड़ी मात्रा में भेजकर उसको छोटे छोटी क्वांटिटी में आगे सप्लाई करना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज रीअसेंबली ऑपरेशंस। रीअसेंबली ऑपरेशंस क्या है? यहाँ पर री का मतलब है दोबारा, असेंबल मतलब जोड़ना। अब ये रीअसेंबली ऑपरेशंस क्या है? देखिए रीअसेंबली ऑपरेशंस में जो कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स हैं उनको शिप किया जाता है फॉरेन मार्केट में, यानी कि जो गुड्स है उसको फिनिश पार्ट में नहीं भेजा जाता, बल्कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उनको फॉरेन मार्केट में भेजा जाता है, और फिर इन कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है वेयर हाउसेज में फॉरेन मार्केट में, और जब भी कोई डिमांड आती है इनकी उस गुड्स की, वहाँ पर उसको जो है फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उस डिमांड को पूरा किया जाता है। तो जैसे जैसे वहाँ पर डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग इन स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है और उनकी डिमांड को पूरा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए कुछ नेशंस में जो होते हैं वहाँ पर जो टैरिफ रेट्स होते हैं या एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो जो है फिनिश प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स पर। अब क्योंकि स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स पे वो कम होती है तो इसका बड़ा फ़ायदा रहता है। इसलिए क्या करता है, खासकर कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक के हो गए या इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, उनको पैकिंग करना है, इनकी उनको अगर फिनिश में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो काफ़ी बड़े आकार के हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, बहुत वजनदार हो जाते हैं। तो ऐसे बड़े आकार के और भारी वजनदार गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी लोडिंग अनलोडिंग करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे गुड्स के लिए भी जो है जो मैन्युफैक्चरर है, इंटरनेशनल मार्केटर है, वो क्या करता है कि बजाय फिनिश प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने के बजाय उनके जो कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स हैं वो फॉरेन मार्केट में भेज देता है, डिस्पैच कर देता है, फिर उनको वहाँ जो फॉरेन मार्केट के वेयर हाउसेज में उनको स्टोर करके रखा जाता है और उनको फिर वहीं पे जो है फिनिश गुड्स में असेंबल किया जाता है। अब क्योंकि गुड्स को जो है एक तरीके से स्पेयर पार्ट्स में भेजा जाता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लीटली नॉकडाउन CKD, क्योंकि वो बिल्कुल बिखरे हुए भेजे जाते हैं, तो इसलिए हमें इनके लिए अलग तरह के वेयर हाउसेज चाहिए, स्पेशल वेयर हाउसेज फैसिलिटी चाहिए फॉरेन मार्केट्स में, जहाँ पर हम इन स्पेयर पार्ट्स को, इन कंपोनेंट्स को स्टोर करके रखें और वहाँ पर हम इनको आसानी से जो है असेंबल कर सकें, रीअसेंबल कर सकें फिनिश प्रोडक्ट में, और जैसे जैसे डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है हम पूरा कर सकें। तो ज़्यादातर ये जो फेमस है वो खासकर बड़े आकार के वजनदार जो मशीनरी होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें इसका ज़्यादा मेथड का यूज़ किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आता है टू इंश्योर टाइमली सप्लाई। देखिए खासकर जो है कुछ जो
प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो कस्टमर होते हैं, जो फॉरेन मार्केट में जो हमारे कस्टमर हैं, वो चाहते हैं कि जैसे ही हम डिमांड करें तो जो एक्सपोर्टर है वो तुरंत जो है गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे। लेकिन एक्सपोर्टर के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो फॉरेन मार्केट के कस्टमर को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उनके मांगने पर जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो फॉरेन मार्केट का जो ट्रेड किया जाता है वो सी रूट से किया जाता है, समुद्री रूट से किया जाता है। अब समुद्री रूट पे जो है किया जाता है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और ये बहुत ही स्लो रूट है। तो ऐसे कस्टमर की डिमांड को तुरंत पूरा करने के लिए क्या करता है एक्सपोर्टर, पहले अपने गुड्स को जो है तुरंत जो है फॉरेन मार्केट में ऑलरेडी जो है वेयर हाउसेज में रख लेता है, वहाँ पर ऑलरेडी फॉरेन मार्केट में डिस्पैच कर लेता है, फिर वहाँ पर उनको वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेता है। और जैसे ही उन कस्टमर की डिमांड आती है तो उनको आसानी से उन वेयर हाउसेज से गुड्स को तुरंत सप्लाई कर लेता है। तो एक तरीके से इससे फ़ायदा भी होता है क्योंकि जो उनके कस्टमर हैं उनको तुरंत गुड्स मिलता है तो उनसे जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और इसको हम ना प्रमोशनल टूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम प्रॉम्प्ट डिलीवरी यानी कि बहुत जल्दी से गुड्स को डिलीवर कर पा रहे हैं, इसको हम प्रमोशनल टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी गुड्स को जो है अपने कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। और कई जगह ये एक और भी दिक्कत होती है कि जब हम किसी अपने कस्टमर को गुड्स सप्लाई करते हैं तो उसके साथ हो सकता है हमारा एग्रीमेंट हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो है गुड्स को डिस्पैच करना है, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए भी जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है कि गुड्स को जो है आप पहले फॉरेन मार्केट में डिस्पैच कर देते हैं, वहाँ के वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखते हैं और जैसे ही कस्टमर डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स को सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है टू ओवरकम द कोटा रेगुलेशंस। देखिए कोटा रेगुलेशंस क्या है, कुछ कंट्री क्या करती हैं वो हर एक साल का ना एक कोटा डिसाइड कर देती हैं कुछ गुड्स के इंपोर्ट पर कि इतना ही जो गुड्स है वो इंपोर्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वो कंट्री क्या करती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल अपनाती है, यानी कि जो पहले गुड्स आएगा उसको अलाउ कर दिया जाएगा और जैसे ही वो कोटा पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है अदर गुड्स को जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कि इंपोर्ट करना अलाउ नहीं होगा। इसके लिए क्या करता है फॉरेन मार्केटर, वो क्या करता है पहले से ही इस कोटा से बचने के लिए क्या करता है कि बहुत ही बल्क क्वांटिटी में साल के शुरू में ही अपना गुड्स जो है फॉरेन मार्केट में डिस्पैच कर देता है और वहाँ के वेयर हाउसेज में जो है उसको स्टोर करके रख लेता है। अब कितना गुड्स जो है वहाँ पर डिस्पैच किया जाए ये भी एक क्वेश्चन है। वो पिछले साल की डिमांड को देखकर उससे अंदाज़ा लगाकर उसके अकॉर्डिंग ही जो है गुड्स को डिस्पैच कर देता है और जिससे कि उसको फ़ायदा ये होता है क्योंकि वो साल के शुरू में ही गुड्स को डिस्पैच कर देता है तो उसके ऊपर जो है टैरिफ कोटा नहीं लगता। और क्योंकि ये जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल अपनाया जाता है तो जैसे ही वो साल के शुरू में गुड्स को डिस्पैच कर देता है तो वो नेचुरली बात है कोटा सीलिंग से अपने आप को बचा लेता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर उन गुड्स को वो वेयर हाउसेज में स्टोर करके रख लेता है और जैसे जैसे वहाँ की जो इंडिविजुअल डिमांड्स आती है उनको आसानी से पूरा कर लेता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत ही मतलब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़े स्पेशल टाइप के होते हैं और बहुत हाई टेक प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके जो इंपोर्टर हैं वो ये चाहते हैं कि जो इनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो बिल्कुल टाइमली अवेलेबल हो। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केटर को ये करने के लिए कि वो जो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो टाइमली अवेलेबल हों और वो आफ्टर सेल सर्विस भी जो है वो तुरंत दे सके, शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट टाइम में दे सके। इसके लिए एक्सपोर्टर क्या करता है पहले से ही अपने जो स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो बल्क में भेज देता है फॉरेन मार्केट में और फिर वहाँ पर वेयर हाउसेज में उनको स्टोर करके रखता है ताकि जब भी उसकी डिमांड आए वो उसको तुरंत जो है आसानी से सप्लाई कर सके। अब एक और दिक्कत ये भी आती है जो खासकर हाईटेक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हाईटेक मशीनरी होते हैं, अब हो सकता है कि किसी अदर ब्रांड का स्पेयर पार्ट जो है वो उसमें इंस्टॉल भी ना हो पाए। अब मान लीजिए किसी कंपनी की कोई मशीन और कोई भी बड़ी मशीन या बड़ी बड़ी मशीनें एक साथ जो है वो ख़राब हो जाए उनका कोई स्पेयर पार्ट, अब जब तक वो स्पेयर पार्ट बदला नहीं जाएगा तब तक वो मशीनें काम नहीं करेंगी, सारी की सारी जो प्लांट है वो बिल्कुल एक तरीके से होल्ड पे हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसी दिक्कत से बचने के लिए जो है इंटरनेशनल जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है कि शुरू में जो अपने स्पेयर पार्ट्स हैं उनको स्टोर करके रख सकता है वेयर हाउसेज में ताकि वो टाइमली जो है इन स्पेयर पार्ट्स को अवेलेबल करा सके अपने कस्टमर को और वो आसानी से शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट टाइम में आफ्टर सेल सर्विसेज दे सके। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसके कस्टमर है उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ता है और उसका फ़ायदा जो है उसको आने वाले टाइम में रिपीटेड ऑर्डर के रूप में मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ टू अवॉइड हाई टैरिफ रेट्स। देखिए पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ा था कोटा सीलिंग, ये कुछ हद तक वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है।
वो क्वांटिटी फॉर्म में था, ये टैरिफ फॉर्म में है, यानी कि अमाउंट फॉर्म में है। देखिए कुछ कंट्री क्या करती हैं, टैरिफ कोटा फिक्स कर देती हैं। यानी कि टैरिफ कोटा का मतलब क्या है कि अगर जो गुड्स है उनकी कंट्री को जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर कोटा तक अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसके ऊपर वो बिल्कुल ड्यूटी नहीं लेंगे, यानी कि वो ड्यूटी फ्री होगा या बहुत ही कम जो है टैरिफ या टैक्स जो है वो लगाएंगे। लेकिन इस कोटे के बाद अगर उनकी कंट्री में जो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा वो तभी अलाउ किया जाएगा जब हाई रेट से जो है टैरिफ यानी कि टैक्सेस पे किए जाएंगे। अब जो भी एक्सपोर्टर है, खासकर इंटरनेशनल एक्सपोर्टर, वो चाहेगा कि जो उसका गुड्स है वो बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल फ्री टैरिफ से या बहुत कम टैरिफ पे जो है उस कंट्री में एक्सपोर्ट हो। तो उसके लिए वो क्या करता है कि शुरू में अपने गुड्स को जो है ईयर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एडवांस में ही भेज देता है उस कंट्री के अंदर, और फिर वहाँ पर वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे जैसे डिमांड आती है फिर उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो टैरिफ कोटा है ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसलिए एक्सपोर्टर क्या करता है कि शुरू में ही गुड्स को एक्सपोर्ट कर देता है और फिर वहाँ धीरे धीरे डिमांड को पूरा करता रहता है, तो जिससे कि उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। अब क्योंकि ज़्यादा टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आती, और कॉस्ट ज़्यादा नहीं आने से क्या है कि वो कम प्राइस पे अपने कस्टमर को गुड्स अवेलेबल करा सकता है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो सब्सक्रिप्शन बटन आ रहा है इसको जरूर क्लिक करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा। आप अपनी क्वेरी हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक और एज वेल एज ट्विटर, इस पर भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।